नमस्कार, आप देख रहे हैं जेडीसी न्यूज। महिला सशक्तिकरण की बात तो हर दल करता है, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बहाने अब बिहार के भागलपुर में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने जन आक्रोश महिला सम्मेलन के जरिए विपक्षी पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहपुर विधायक कुमार शैलेंद्र, जिला अध्यक्ष संतोष कुमार और प्रीति शेखर की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में कांग्रेस, राजद, सपा और टीएमसी जैसी पार्टियों पर तीखे प्रहार किए गए। विधायक कुमार शैलेंद्र ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि इन विपक्षी दलों ने मिलकर नारी शक्ति वंदन बिल को गिराने का काम किया था, जिसे अब मोदी सरकार ने 2023 में पारित कर महिलाओं को उनका हक दिया है। आखिर बीजेपी ने क्यों लगाया विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप, और क्या है भागलपुर की महिलाओं का मूड? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बंधु को भागलपुर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आज जो महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो लाया गया था, उसको कैसे इंडी गठबंधन ने पारित नहीं होने दिया, उस विषय को लेकर आप सभी आज यहाँ आए हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश नारी शक्ति प्रधान है। हम लोग माँ काली की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। नारी का ही शक्ति जो है, अगर नारी न रहे तो हम लोग का परिकल्पना ही बेकार। किस तरह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अधिनियम लाया था, उसको कैसे सभी विरोधियों ने मिलकर इसे गिराया। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, तभी से नारियों के, महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए काम करना। उसके पहले देश आजाद हुआ, करीब 65 साल कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस ने आज तक मातृशक्ति के लिए कोई काम नहीं किया। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे विषय पर बात कर रहा हूँ जो देश की 70 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों से सीधे जुड़ा। यह विषय नारी शक्ति वंदन अधिनियम और संसद में जो हुआ उसका सच आज आपको बताने आया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने महिला सशक्तिकरण को सिर्फ भाषण का विषय नहीं बनाया, बल्कि उसे जमीन पर उतारा। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके ऐतिहासिक कदम उठाया और लोकसभा में 33% आरक्षण के सपने को कानूनी अमली जामा पहनाया गया। लेकिन मोदी जी यहीं नहीं रुके। 16 अप्रैल 2026 को सरकार ने 3 विधेयक संसद में पेश, संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश विधेयक। 2029 के आम चुनाव में ही देश की महिलाओं को यह अधिकार मिल सके। जनगणना और परिसीमन की शर्त को हटाकर मोदी जी ने सुनिश्चित करना चाहा, देश की महिलाओं को एक भी चुनाव का और इंतजार न करना पड़े। ये मोदी जी की परिकल्पना थी। मोदी जी चाहते थे परिसीमन यदि होगा तो हमारी महिला शक्ति जो संसद में कम है वो ज्यादा से ज्यादा भाग ले सके। वो 17 अप्रैल का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता था, लेकिन कांग्रेस, राजद, सपा, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और पूरे महागठबंधन ने मिलकर इस विधेयक को गिरा दिया। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था। देश की आधी आबादी के सपनों को कुचलने का षड्यंत्र। बिल गिरते ही जिस तरह कांग्रेस सहित महागठबंधन दलों के सदस्यों ने संसद में जश्न मनाया, वह दृश्य पूरे देश ने देखा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह अशोभनीय नहीं था? क्या यह देश की नारी शक्ति का अपमान नहीं था? और फिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह तक कह दिया कि बिल का गिरना संविधान की जीत है। तो क्या 70 करोड़ महिलाओं के अधिकारों को रोकना ही कांग्रेस के लिए संविधान की जीत? कांग्रेस और उसके सहयोगियों का इतिहास महिलाओं के साथ छल और दोषी का देरी का इतिहास रहा। 60 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने महिलाओं को केवल वोट बैंक की तरह उपयोग किया। शाहबानो केस में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से समझौता, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर महिलाओं के हितों के विरुद्ध खड़े रहे। 2010 में जब महिला आरक्षण बिल लाया गया, तब इन्हीं लोगों ने यही बहाना बनाए, वहीं रोड़ा अटकाए और आज 2026 में
वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। इनका पूरा रिकॉर्ड बताता है महिलाओं के अधिकार इनके लिए सिर्फ भाषण का विषय है, नीति का नहीं। विपक्ष ने ओबीसी महिलाओं के नाम पर बिल को रोकने का तर्क दिया, लेकिन यह केवल एक बहाना है। जिन लोगों ने दशकों तक ओबीसी और दलित महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं किया, वे आज उनके नाम की आड़ के पीछे बिल को रोके रखा। 2010 में भी यही बहाना था और आज 2026 में भी वही बहाना। इससे साफ होता है इनकी मंशा महिलाओं को अधिकार देना नहीं, बल्कि प्रक्रिया को उलझाकर रोकने रहना है। राहुल गांधी और उनके साथियों ने दक्षिण भारत का नाम लेकर झूठा और भ्रामक नैरेटिव फैलाया। इस परिसीमन से दक्षिणी राज्यों का नुकसान होगा, लेकिन तथ्य क्या कहते हैं? दक्षिण राज्यों की वर्तमान में लोकसभा में 23.76% सीटें हैं। नए प्रस्ताव के बाद यह 23.87% हो जाती। ये कुतर्क देश की जनता, देश की महिलाओं को बरगलाने के लिए था। दक्षिणी राज्यों की अभी भी स्थिति वही है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सभी की सीटें अनुपातिक रूप से बढ़ती। यह हिस्सा छीनने का नहीं, बल्कि हिस्सा बढ़ाने का प्रस्ताव था। इसलिए आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सामने सभी राजनीतिक दल से इसके पहले आग्रह भी किया था कि आप सभी महिलाओं के सम्मान के लिए हमें साथ दें, लेकिन विपक्ष ने जानबूझकर इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काया जा सके और असली मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके। यहाँ तक कि बहस के दौरान हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 1 घंटे के भीतर संशोधित बिल लाने की बात कही, लेकिन विपक्ष उद्देश्य बिल को बेहतर बताना ही नहीं, बस उसे पास नहीं होने देना था। असल में विपक्ष को डर इस बात का है कि अगर यह बिल लागू हो गया तो गांव से, गरीब परिवारों से, मध्यम वर्ग से महिलाएं सीधे संसद में पहुंचेगी और इनकी परिवारवादी राजनीति जो केवल और केवल अपनी बहन, बेटी, अपनी माँ को पहुँचाने में सफल हुए, चाहे वो राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही चाहते हैं और यही कदम वो आगे करते रहते हैं। लेकिन देश की आम महिला को अवसर देने के विरुद्ध इनका पूरा मॉडल इसी बात पर टिका है कि सत्ता परिवारों तक सीमित रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार चाहती है कि महिलाओं का सम्मान बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों से बार बार विनम्र आग्रह किया, अपनी अंतरात्मा पर विचार करें, सोचें, समझें, लेकिन अपने परिवार की महिलाओं को याद करें कि हमारी महिलाएं, हमारी घर की गरीब महिलाएं संसद में पहुंचेंगी और अपने क्षेत्र की समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा रख सकेंगी। लेकिन अपने जिद पर अड़े रहे। गृह मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वयं सभी सदस्यों से दलगत भावना से ऊपर उठकर इस विधेयक का समर्थन करने की अपील की, लेकिन विपक्ष अपने कुकृत्य से नहीं हटा। श्री अमित शाह जी ने संसद में कहा, इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जो राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं और उन लोगों को भी जो प्रगति के रास्ते में बाधा बनते हैं। विपक्ष ने 17 अप्रैल को तय कर लिया, उन्हें इतिहास किस श्रेणी में याद करेगा। देश की 70 करोड़ माताएं, बहनें और बेटियां इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है और समझ रही है 2029 का लोकसभा चुनाव या उसके पहले जो भी चुनाव आएगा, नारी शक्ति इस विश्वासघात को नहीं भूलेगी। एनडीए का स्पष्ट संकल्प है, देश की महिलाओं को उनका हक दिला कर रहेंगे। जय हिंद, जय नारी शक्ति, जय वंदे भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस विषय से संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो सादर आमंत्रित है।